हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। और स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम आज करने जा रहे हैं जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2023 के। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ पीवाईक्यू क्यों इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो इसके बच्चों बहुत सारे रीज़न हैं। नंबर एक, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उस एग्ज़ाम का पैटर्न है और हमारी तैयारी कहाँ पर है, हम उसको क्रैक करने के लिए और हमें क्या एफ़र्ट देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे चैप्टरों के पीवाईक्यू ईयर वाइज 2023 के करवा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में जल्दी पीछे 22, 21 और जहाँ जहाँ होगा वो मैं करवाऊँगा। और साथ ही में मैं डिटेल डिस्कशन वाले टॉपिक भी आए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज हम EMI एंड AC कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। हर एक क्वेश्चन को आप पॉज कर सकते हैं, एक अपनी स्टडी टेबल पर बैठिए और क्वेश्चन को खुद से करिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। चैप्टर सबसे पहले आप जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, जो भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप पढ़ तो रही हैं। तो मैं इतना कहूँगा उस मॉड्यूल के साथ आप NCERT ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं कि एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो NCERT से बाहर है। सारे थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर हुई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के टाइप्स, सब कुछ NCERT है। तो कल को ये ना हो कि आपको शिकायत हो कि हम नहीं कर पाए, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। इसलिए आप अपनी अप्रोच को थोड़ा 360 डिग्री करिए। अगर EMI एंड AC आप पढ़ रहे हैं, जो भी मॉड्यूल है उसके साथ आप NCERT करिए, NCERT एग्जाम्पलर करिए, आफ्टर देन आप PYQ करिए। समझ रहे हैं। और आपके कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करने के लिए जो फॉर्मूले हैं, मैंने एक सीरीज़ डिज़ाइन की है, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं EMI से। EMI में 20 क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको अभी वादा कर रहा हूँ, अभी आपका हो रहा है 10:53, ठीक है। तो विद इन 15 मिनट में, क्योंकि वीडियो तो आपके पास कल सुबह आएगी, ठीक है, आज मैं इसको एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो विद इन 15 या 20 मिनट आप देखेंगे हम ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है EMF से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा कि फैराडे लॉ था और वहाँ से फैराडे साहब ने एक EMF का हमें फॉर्मूला दिया, और जो फॉर्मूले का हमें वैल्यू पता है वो ये है E = d∅B/dt। समझ रहे हैं यहाँ पे। और इसमें माइनस आता था। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न होते थे तो हम इसमें n का इंटू कर देंगे, n d∅B/dt। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ में जाइए और उसमें चेक कीजिए कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है और 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम थ्रू अ स्विच ड्राइव अ कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट, द स्विच इज ओपन एट 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि EMF कितना होगा, EMF इतना है। अच्छा, तो पूछ रहा है इंडक्टेंस कितना होगा। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, EMF हमारा जो है, EMF हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि E = LI आ जाए, ठीक है। नहीं सॉरी, EMF कह रहा हूँ, फ्लक्स जो होता है हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू आप LI रख देंगे तो ये फॉर्मूला इंडक्टेंस के टर्म में आ जाएगा। तो इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला, EMF मैग्नीट्यूड लेते हैं L बाहर आ गया, di/dt। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये आपको 20 दिया है, L आपको निकालना है। और देखो di/dt ज़रूरी नहीं है आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़े हर बार, ठीक है। ये चेंज को दिखाता है, तो हो सकता है di/dt आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो di चेंज कितना आया करंट में, आप देखिए करंट में चेंज आ रहा है, करंट नहीं दी है तो करंट निकाल लीजिए। करंट हो जाएगा आपका EMF जितना है ओवर R, या आप कह सकते हैं
जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल है बाई आर। तो 12/6 करेंगे तो करंट है आपकी 2। ठीक है, और कितने टाइम में हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मिली होगा, सॉरी ये मिली होगा। तो आप इसमें कह सकते हैं 2/1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा बच्चों कि आपको एसआई यूनिट कंफर्म होनी चाहिए कि एसआई यूनिट में आंसर है हेनरी में। हेनरी एसआई यूनिट होती है इंडक्टेंस की, तो आपको भी एसआई यूनिट में ही बात करनी है। सॉल्व करिए 2 से 10 और ये उधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 मिली हेनरी। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली हेनरी मीन्स पहला वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब देखो, जब भी इस ईएमएफ में आपको मैं बताऊं, ये तो फॉर्मूले हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी आगे आप मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, तो जब आप किसी कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ एल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है या जो मोशनल ईएमएफ हो ये होता है। और वहीं किसी रोटेशनल बॉडी में अगर आप ये करें, जैसे कि कोई सर्कल है या व्हील है, रिंग है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो मोशनल ईएमएफ है उसकी वैल्यू ये होती है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो यही है। देखिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड, इतना आरपीएम दिया है। तो रॉड कैसे रोटेट कर रही है? आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, गोल गोल घूम रही है। वन एंड एंड अदर एंड इज सर्कुलर मेटल में। ठीक है, किसी मेटालिक रिंग में घूम रही है। कह रहे हैं कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फील्ड दिया है, तो कितना होगा ईएमएफ? तो ईएमएफ की वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताई थी, मे भी आप समझ पा रहे हैं, बी ओमेगा आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे, हाफ तो हाफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है तो अच्छी बात है, गॉस में होता तो कन्वर्ट करते। अब देखो ओमेगा है हमारा आरपीएम और ये आरपीएम में लिखा है, आरपीएम को हम किस में बदलेंगे? आरपीएस में। तो आरपीएस में बदलने के लिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में 2π/60 का इंटू करेंगे। और जो रेडियस है आपकी, रेडियस आपको दी है, लेंथ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये नियर अबाउट मिलेगा 88 मिलीवोल्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो एक फॉर्मूला इसमें ये है, जो चार्ज होता है बच्चों, देखो फ्लक्स इक्वल टू -d∅b/dt होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करो, इसको अगर ओपन करोगे, आई की जगह पे IR कर लो, इक्वल टू d∅/dt हो गया। तो ये i/dt जो है ये साइड कर लो और r उस साइड चले जाएगा तो d∅/dr हो जाएगा। तो i/dt क्या हो जाएगा? चेंज इन चार्ज, और ऊपर हो जाएगा फ्लक्स में कितना चेंज है ओवर रेजिस्टेंस। तो ये चार्ज का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, इसको आप फाइनाइट चेंज के लिए कर लो, ये माइनस भी आएगा इसमें क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से माइनस चल रहा है, तो ΔΦ/r हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि एरिया दिया है आपको और इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया है। आगे आपसे कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला इन वन डायरेक्शन एंड 1.5 टेस्ला इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 1.5 और 1.5 आपको दिया है, तो कह रहे हैं कि चेंज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें लगाइए डेल्टा क्यू हो जाएगा, और ये फ्लक्स में चेंज देखो फाई इक्वल टू होता है B इंटू ए, एरिया तो कांस्टेंट है तो एरिया बाहर आ जाएगा, और फ्लक्स में चेंज क्या हो जाएगा? B2 - B1, अंदर वाला जो माइनस है उसको एडजस्ट करोगे तो B1/B2 और अपॉन में कर दो R। तो B1 B2 दिया है आपको, वो वैल्यू पुट करिए। आपका यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन अलग अलग है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.0 और रेडियस है आपकी 12 और एरिया ये है, तो ये निकल के आएगा आपका 60 MC। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन आ गया रोटेशन वाला। तो अब इसमें थोड़ा सा ना देखिए क्या कह रहा है, सर्कुलर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है विथ प्लेन इतना, एंड रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट एक्सपेंडिंग। देखो रेडियस एक्सपेंड हो रही है, मतलब रेट चेंज दिया है, रेडियस अगर r है, और कितना दिया है भैया? 10⁻³ क्योंकि 1 mm/s है तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन अ लूप एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज इतना।
कह रहे अगर रेडियस इतनी है 2 इंटू 10⁻⁻², आप एसआई में इनको कन्वर्ट करेंगे, ये कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहे ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको, d∅dt। और देखो फाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगा बीटा इंटू ए, और बी आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और किसी भी सर्कुलर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर ये आ जाएगा, और आर का जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस का ऐसा कोई इसमें है नहीं, तो सबकी वैल्यू रखिए तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 50 माइक्रो वोल्ट, क्योंकि आपको सब कुछ दिया है। 2 तो पता ही है, पाई की वैल्यू रख लो, आर आपको 2 दिया है, बी आपको 0.4 दिया है, और dr/dt 10⁻³ दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ग्राफ है जो मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में है, और ग्राफ ऐसा है कि अगर 1 हमारा टाइम 1 सेकेंड है, ये टाइम सेकेंड में है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, वो है 2। ऐसी ये नंबरिंग है 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग 2, 3, 4, 5। तो जब टाइम 2 है तो ये 4 हो गया, 6 है तो 3 है, और 8 है तो 4 है, और अगर 10 है तो हमारा 5 है। ऐसा आपको ग्राफ मिला है। आपसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन, ये जो आपका ये वाला है इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं इसमें कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, फिर भाई बात वही आ गई, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन कहता है भाई जे कठिन है, आप अगर दिल से मेहनत करेंगे कुछ भी कठिन नहीं है। d∅dt, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो dv/dt कर लो। और पूछा कहाँ से कहाँ तक है, t2 से t4। तो मैंने आपसे कई बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा, ए और बी की, बी में जो चेंज आएगा उसको रखो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया है आपका 4, और मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हो रहा है 8 से 4 में, क्योंकि जब 2 था 2 पे 4 है, और जब हमारा 4 है 4 में 8 है, तो ये नीचे तो हो जाएगा 4 - 2, ऊपर हो जाएगा 8 - 4, तो ये आंसर आ जाएगा 8 MV। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड दे रखी है, इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड जिसके नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ दिए हैं और पर सेंटीमीटर लिखा है, ये बात आप ध्यान रखना। एंड कैरी अ साइनोसॉइडल वेरिंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड इतना एंड एंगुलर इतना, तो सेंट्रल एक्सिस इतना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो बच्चों अब सिंपल सी बात है, उसने करंट दे रखी है आपको, साइनोसॉइडल नेचर की है, तो ये हो जाएगी साइनोसॉइडल नेचर की करंट। अब बात करो अगर आप इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होगा μ0 Ni किसी भी सोलेनॉइड का, हमें निकालना है ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगा d∅b/dt। तो जैसे ही φb की वैल्यू आप रखो, φb इक्वल टू क्या होता है, b इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होगा। तो आप क्या करो dy/dt, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखो μ0 Ni, और μ0 Ni में आप आई की वैल्यू अभी रखना इंटू ए हो जाएगा, तो सब कुछ बाहर आएगा इसमें, μ0 बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, I0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप आई की वैल्यू रख दोगे I0 sin ओमेगा टी, और sin ओमेगा टी का होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा तो बाहर एक ओमेगा लेके आएगा, तो μ0 NA I0 ओमेगा, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो आपसे क्या कह रहा है एम्पलीट्यूड निकालो, तो ये जो पार्ट है पूरा ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बस आप सबकी वैल्यू दी है आपको, E0 इक्वल टू μ0 NA I0 ओमेगा आपको निकल के आ गया। आप क्या करिए इसमें μ0 की वैल्यू रख लीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर दिया है तो 50, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, और उसके बाद ये सॉल्व करोगे, और जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 44 इंटू 10⁻⁻4। तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है ये, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 5 ओम है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस फील्ड है हमारा, और कह रहे हैं इसमें एक कंडक्टर को v वेलोसिटी से ऐसे बाहर को खींच रहे हैं,
तो आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ द रेजिस्टेंस इतना इतना तो फोर्स कितना नीड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा फोर्स होगा एफ, वो क्या हो जाएगा, बी आई एल। साइन थीटा होगा, लेकिन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, वेलोसिटी इधर और ये अंदर तो थीटा 90, तो एफ इक्वल टू बी आई एल। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी। और किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, करंट की, क्योंकि करंट तो है नहीं। तो आप बी एल को अलग कर लो और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी वी एल बाई आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंड्यूस करंट होगी, क्योंकि ईएमएफ कितना होता है, बी एल वी होता है किसी भी रॉड का, इंड्यूस करंट होती है ई बाई आर, तो हम इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर। देखो कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इतने में नहीं निकाल पा रहे तो क्या कहूँ मैं, आप बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ना जे वालों बच्चों, आपके लिए टाइम सेविंग क्वेश्चन है, ठीक है। बी की वैल्यू रख लो, बी की वैल्यू आपको दिया है 0.15, तो 0.15 का स्क्वायर इनटू एल दिया है आपको 1 मीटर, तो एक का तो एक ही हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको दे रखी है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड, और आर जो है आपका 5 ओम। तो ये हो जाएगा 5 3 और 18, ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, कह रहे हैं ईएमएफ है जिसमें जो हमारा ईएमएफ है वो ये ईएमएफ हो गया, इज इंड्यूस इन अ लेंथ, लेंथ दे दी है और मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो व्हेन मूव वेलोसिटी, तो कितनी की वेलोसिटी से हम मूव करेगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, बी एल वी लगाइए। और जैसे ही आप वी एल वी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है 0.08, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में बदलना ज़रूरी है, इंटू v। और जब ये सब कुछ कर लेंगे तो v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एन इंड्यूस ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल बाय मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है। मूविंग द कॉइल विद नॉन, ये भी गलत है। रोटेटिंग द कॉइल, ये क्योंकि ना जो ईएमएफ जनरेट होगा ई, वो होगा डी फाइव बी ओवर डी टी, और फाइव बी की जब आप वैल्यू रखोगे तो डी ओवर डी टी बी ए कॉस थीटा कर लो, कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे। ओमेगा क्या है, एंगल, एंगल से तो निकल के आया, तो ये सही है। चेंजिंग द एरिया, हाँ एरिया पे भी डिपेंड कर सकती है, तो सी और डी इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी एरिया दे रखा है, ये आपका एरिया हो गया। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न भी दिए हैं एन, रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है बी, और ये अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ ये, इफ द कॉइल इतना रिवॉल्यूशन इन अ मिनट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज इंक्लाइंड 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितना होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया ई इक्वल टू आपको डी वाई ओवर डी टी, फाइव बी की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी लगाना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी ए कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का एक ओमेगा। सब दिया है आपको, बस आप वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा। तो b की वैल्यू दी है 0.4, एरिया आपको दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4, और साइन देखो ये ओमेगा टी पूरा जो है थीटा है, तो साइन 60 जो होता है वो √3/2, और जो ओमेगा है, ओमेगा भी आपको यहाँ दिया है रोटेट इन इतना, अबाउट एक्सिस इतना, एंड द साइड ऑफ परपेंडिकुलर इतना, इफ कॉइल 500 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है 500, तो टी इक्वल टू 2π/ओमेगा से आप निकाल लो ओमेगा। तो ओमेगा जैसे ही आप निकालोगे इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर का भी वही फेनोमेना है, और इस फेनोमेना में जो बच्चों ये वाला पार्ट है इसको मैं फिर से बता देता हूँ, जो ई इक्वल टू आपको आया बी ए ओमेगा, साइन की कॉस की जगह क्या आ गया था, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न एन होते तो ये एन का हम इंटू कर देते, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भैया, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो भैया ई नॉट होगी। ठीक है, तो एन ए बी ओमेगा होगी, तो रख दो सबकी वैल्यू। एन आपको दिया है, अगर आप देखें 100 टन दिया है। एरिया आपको दिया है 14 इंटू 10⁻⁻²। बी आपको दिया है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको भी बदल लो, 360 पर मिनट को आप 1 मिनट में 60 सेकेंड से उसमें बदल लो। और क्या दिया है, ओमेगा। अच्छा, बी की वैल्यू दी है 0.3 दी है, और ओमेगा आपको दिया है, ओमेगा हमने कर लिया, तो सब कुछ लिख लिया, इसको आप सॉल्व कर लो। 0 0 6 18 18 14, ये आएगा 1584 वोल्ट। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये रिपीट क्वेश्चन है भैया, ये नया क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ PYQ करिए जितना ज़्यादा, चाहे नीट वाले बच्चे हैं चाहे जेई वाले हैं। मैं मानता हूँ दोनों के क्वेश्चनों में डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है दोनों में, लेकिन PYQ तो दोनों के अवेलेबल है ना। तो जितने ज़्यादा PYQ करोगे, आपको थ्योरी से आ ही नहीं सकती है फिजिक्स। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स नहीं आएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्यों नहीं आएगी, वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स नहीं आएगी, आपको एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। तो ये एक सर्किट दिया है जिसमें di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो कह रहा है कि VAB निकालो। तो एक तरह से हम इसमें क्या लगा देते हैं, टोटल वोल्टेज का सम कितना होगा, 0। हम इसको KVL तो नहीं कह रहे हैं, KVL इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि KVL हमारा क्लोज सर्किट में लगता है, ये ओपन सर्किट है। तो हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये बच्चों ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में टोटल करंट 0 होती है, तो एक तरह से हमने सिग्मा V = 0 कर दिया। तो यहाँ पर अगर I, इसमें हम करंट देखें तो ये कितना हो जाएगा, A पे वोल्टेज VA हो जाएगा, और ये I पे I × R हो जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस R है। और इस पे जो हमारा वोल्टेज होता है वो LdI/dt होता है किसी भी इंडक्टर में, और यहाँ पहुँचेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो 12 का सेकेंड हैंड -12, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें तो VA - VB इक्वल टू हो जाएगा IR। उधर ही इसको हम सॉल्व करें तो +dI/dt और प्लस के 12, बस सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो भैया ये VAB हो गया, इसको VAB भी कहेंगे। I आपकी है 2 और 12 दूना 24 हो गया, प्लस L है आपका 6 और di/dt है -1, तो ये -6 हो गए और प्लस के 12 हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये तो प्लस प्लस ही रहेगा। आंसर आ जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 6, नहीं ये माइनस भी रहेगा ना, डिक्रीज है, di/dt है तो माइनस, तो माइनस का मतलब ये हो गया कि 24 36, तो 36 में से 6 घटाओगे 30 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि di/dt अलग माइनस है ना, वो बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, एक सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल है, स्ट्रेच करके लूप बना दिया, इट इज़ प्लेस्ड इन अ फील्ड बी दिया है, व्हेन रेडियस ऑफ ए स्टार्ट इतना। अभी भी क्वेश्चन किया था कि रेडियस जब एक्सपेंड होगी तो यहाँ श्रिंक हो गई, कह रहे हैं इंड्यूस EMF कितना होगा। तो अभी भी आपने किया था, तो ई की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, बी 2πr, और आर का हो जाएगा dr/dt, बस वैल्यू रख दो। बी आपको दिया है 0.8 इंटू 2, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2, और dr/dt आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व करिए इसको, 0.8 1.6, तो यह आएगा आपका 10 MV आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, कह रहा है राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90 है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। तो कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। तो उस एंड्स ऑफ वायर में जब आप वो निकालोगे तो सिंपल सी बात है, EMF = BLV लगा दो, ख़त्म कहानी। तो BLV मतलब 2 × 1 × 8।
16 आंसर आ जाएगा, 16 है, 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेडियस है, ये 10/पाई है। उसकी रेडियस कितनी है? 10/√पाई है। प्लेस टू अ यूनिफॉर्म फील्ड, आपको रेडियस दी है। आप देखिए डेटा में आपको क्या दिया है, ये रेडियस है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो इन इतना, एट अ स्टडी रेट टू इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा एट इतना। तो सिंपल सी बात है, E = dφ/dt, फॉर्मूला तो यही है। और फाई की वैल्यू रख दोगे तो dy/dt, और ये हो जाएगा BA। और जैसे ही बी को ओपन करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, dB/dt। तो आप देखो यहाँ पर चेंज दिया है तो ΔB/ΔT हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न होते तो उसका हम इंटू कर देते। तो आपको करना क्या है, एरिया रख दो। एरिया की वैल्यू क्या होगी, πr², और r दिया है 10/√π²। अब डेल्टा बी है तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में तो मीटर में आ गया। डेल्टा बी आपका आ जाएगा प्रभु की कृपा से 0.5 टेस्ला से कितना हो गया है, 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक डिक्रीज टू जीरो, तो मतलब 0.5 हो जाएगा। और टाइम कितना कह रहा है इन 0.5 में, तो 0.5 और इतने में कितना होगा कह रहा है, तो 0.25। ठीक है, सॉल्व करो। 0.5 पाई से पाई कट गया 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 MV। 16 क्वेश्चन अगेन फिर वही आ गया। इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ दिया इन्होंने, क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला पूछ दिया इन्होंने। और ये 23 के क्वेश्चन है सारे, और ये एनसीईआरटी में है बच्चों। अगर आप मोशनल ईएमएफ देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, 17 जो है आपका, 17 कह रहे हैं कि इन अ गिवन, ये आपसे कह रहे हैं कि इंडक्टर और रजिस्टर को कनेक्ट किया है सीरीज में, बैटरी में इतना है, तो मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है बच्चों थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, देखिए यहाँ पर जो हमारा सर्किट है, ठीक है, सर्किट में एक सर्किट भी बना है यहाँ पे, वो मैंने नहीं बनाया था। ये देखिए 4 हेनरी और 25 ओम, ठीक, और यहाँ पर एक बैटरी लगी है। अब आप देखो ये LR सर्किट है, रजिस्टर, इंडक्टर और रजिस्टर का सर्किट है। इसमें क्या होगा, आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो LR सर्किट में जो बच्चों करंट होती है ना, वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, E/R 1 - e⁻R/L t, ये LR सर्किट की करंट है। जब ये है, और एनर्जी जो हमारी इंडक्टर की होती है वो होती है ½ Li²। तो इस I को आप यहाँ रखो, ये जो I है इसको यहाँ रखो। उसके बाद आप क्या करो, dE/dt करो। dE/dt करोगे तो फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करो, क्योंकि मैक्सिमम देखना है ना, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। समझ रहे हैं? तो याद रखिए, अगर LR सर्किट दिया है, इसको मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। LR सर्किट में जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है या मैक्सिमम रेट है वो कितना होता है, वो जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है E²/4R। ये होती है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच E इज़ मैक्सिमम, ये होती है। ये ट्रिक से कर रहा हूँ मैं। अब इसमें हमें पूछा है कि EA/2B, तो मतलब A कितना हो गया, A हो गया आपका 2, और 2B मतलब आपका आ गया, सॉरी B मतलब आपका आ गया 2R। तो 2R जैसे ही आएगा, R की वैल्यू है 25, 25 मतलब 50, तो 50/2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको आई ये पता होना चाहिए। इसके बाद इंड्यूस में ये, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में, वहाँ से टी निकालिए जीरो करके, और जो टी आया फिर यहाँ से इसका ये तो मैक्सिमम ही होगा, उस टी की वैल्यू पे आपको ये इंड्यूस ईएमएफ या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका इंडक्टर इतना है, आपको एल दिया है। कह रहे हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट अगर अप्लाई करोगे तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो भाई ½ Li² होती है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड, तो लगा दो ½ Li में हाफ हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू रख दीजिए, एल कितना दिया है, इंडक्टर दिया है 2, और करंट आप निकाल लो, 10 वोल्ट आपको दिया है, 10/4 कर लो, तो 10/4 का स्क्वायर, तो 10/4 मतलब 5/2, और 5/2 करके 25, 5/2 2.5, ठीक है। 2.5 जब आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 ×
2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 625 इंटू 10⁻²। तो 625 इसका आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी आए थे। पहला क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, ठीक है, विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर और इतना। तो दो कॉइल है, मान लो एक ये है जिसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, और एक कॉइल दूसरी है जो हमारी ये है, और इसकी जो रेडियस है ये हमारी कितनी है, 1000 सेंटीमीटर। ये पहली कॉइल एज्यूम कर लेते हैं, ये दूसरी। आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न, इसके जो नंबर ऑफ टर्न है N1 वो हैं 10, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न है वो हैं 200। कह रहे हैं कि कोएक्सियली प्लेस कर रहे हैं, सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक ही कॉइल का आपने फ्लक्स चेंज किया और उसी कॉइल में आपने इंड्यूस ईएमएफ देखी, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में बच्चों होता क्या है, आपको एक कॉइल में फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा, दूसरे कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगी, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अगर हम पहली वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज करते हैं तो उससे जो पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा पहली कॉइल का वो कितना होगा, μ0I, पहले में करंट I ओवर आई, दोनों में ऐसे कुछ दिया नहीं इन्होंने, करंट आई रखते हैं 2R1 और नंबर ऑफ टर्न का इनटू, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, किससे, चलो पहली का ले लो या दूसरी का ही ले लो, किसी का भी ले लो, 200 ले लो, चलो सेकंड हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना तो उसको फिर कैलकुलेट करने में अच्छा रहेगा इसको। तो ये हो जाएगा 200 μ0I ओवर 2 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 को मीटर में बदलोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी किसकी हो जाएगी, दूसरी कॉइल में। हम इसमें कर रहे हैं, बाहर वाले में हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो जब बाहर हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई, अब आप क्या करिए, जो फ्लक्स चेंज होगा वो कितना होगा, पहली वाली में फ्लक्स चेंज होगा दूसरे वाले से पहले वाले में 10, उसमें नंबर ऑफ टर्न है, और मैग्नेटिक फील्ड B2 हो जाएगा, और एरिया पाई R1² हो जाएगा, ठीक है, जो उससे लिंक है। तो ये आ जाएगा, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10, और B2 की वैल्यू आप लिखिए तो ये आ जाएगा इंटू 200 μ0I ओवर 20, और पाई तो पाई रहने दो, और R1 की वैल्यू हो जाएगी 10 मतलब 0.01 का स्क्वायर। ये हो गया, ये फाई है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इसको करंट से डिवाइड कर दो 5/I, जो कि ऑलरेडी इसमें है, देखो ये करंट है, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट कैसा है, देखिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड L और L है, और इसमें एक गोला है अंदर ये, और जिसकी रेडियस R है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लूप आर कोप्लेनर, सेंटर आर कोइंसाइडिंग है इनके, तो इसमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 5/I होता है हमारा, तो 5 निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और 5 निकालने से के बाद आपको पता होगा B/A होता है, और A की वैल्यू हमारी क्या होती है, पाई, R दिया है रेडियस, R² ओवर I। आप मुझे बताइए B कितना होगा, B तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा जब कोई एक वायर है जैसे L है, इसमें इस दूरी पे निकालना है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि पूरी L है तो यहाँ पर सेंटर पे L/2 हो जाएगी। तो L/2 में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला आ जाना चाहिए, सेंटर स्क्वायर के सेंटर पे एंगल 45, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I ओवर 2πr और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। और ये एक का होगा, फिर 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा 4 टाइम μ0I, और 2π तो ऐसे ही लिखिए, R कितना हो जाएगा, L/2,
क्योंकि सेंटर पे निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2, और ब्रैकेट में स्क्वायर के सेंटर पे एंगल बनता है sin 45, तो sin 45 प्लस sin 45 ये हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ रखिए, अब आंसर तक पहुँच जाएंगे। और आई थिंक इसका आंसर आएगा 2√2 μ0r²/l, ये वाला। अब चलते हैं एसी की तरफ। मतलब इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। मैं तो नीट के क्वेश्चन कर रहा था, मुझे तो ज़्यादा टफ वो लगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, उनके लिए कंसेप्ट ही पूछे हैं। आपके वहाँ तो एक ही फॉर्मूले से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन करने हैं तो अपने ईजी टॉपिक उठाइए। मैं बहुत जल्दी जेई और नीट का पूरे चैप्टर का एनालिसिस करके आपको देने वाला हूँ कि कहाँ से कितने आते हैं और कहाँ ईजी है, तो आप उनको ज़रूर देखें। अभी मैं कुछ कर रहा हूँ उस पर काम, टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है, तो आप उसको देखिए। नीट के लिए भी लाऊंगा, जेई के लिए भी लाऊंगा, और फिर आपको पता लगेगा कि हमें चैप्टर नहीं छोड़ने हैं उसे छोड़ने हैं जो बहुत टफ हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा जेई और नीट फिजिक्स रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं। पहली बार चैनल पर लैंड हुए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी दीपक क्लासेस फॉर जेई है, इसमें मैं आपको नोट्स पीडीएफ डालते रहता हूँ, आप इसको ज़रूर देखें। तो एसी का पहला क्वेश्चन, अब ये यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए इस बार, तो लोगों ने कहा यार हम तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके ले गए, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ गए। कह रहे हैं कि एक ऐसी सर्किट है अंडरगो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ़ इट कंटेन ईदर। गलत बात है भाई, इधर नहीं, दोनों होनी चाहिए। रेजोनेंस तब होता है जब आर एल सी तीनों होते हैं, अब इसमें दोनों तो होंगे ना, गलत हो गया पहला। दूसरा कह रहे हैं आपसे क्या है, एन एसी सर्किट कंटेनिंग ऑफ प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर कंज्यूमिंग हाई पावर ड्यू टू नॉन कंज्यूमिंग हाई पावर, ये भी गलत है, 0 पावर होती है, तो दोनों गलत हैं भाई। दोनों गलत कौन से हैं, सी वाले। अगला क्वेश्चन, व्हेन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इन अ सीरीज LCR सर्किट इंक्रीज द करंट इन द सर्किट फर्स्ट इंक्रीज अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज। तो भैया जो पहला वाला है ये सही है, आपने क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ बनाया होगा, ऐसे करके बनता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन सीरीज LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर टू रेजोनेंस इज 1, बिल्कुल सही है, क्योंकि फाई 0 हो जाता है, कॉस 0 1, तो दोनों सही हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको इम्पीडेंस दिया है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, और इसमें दो ग्राफ बनाए हैं, एक ये है बी और एक आपका ये है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें ए और बी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल इक्वल टू होता है 2πf। तो एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ये आएगा, तो ये एक्सएल होगा। और जो एक्स सी है बच्चों, ये होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू होगी 2πf इंटू सी, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, तो ये होगा एक्स सी, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ कह रहे हैं, अगेन थ्योरेटिकल आ गया, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर इज डेसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, कह रहा है मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन अ इंडक्टर एंड इन अ सीरीज विद एसी सोर्स देन इज अ रेजोनेंस अकर। बिल्कुल सही है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, तो इनका कोई रोल रह नहीं जाता है, बचता है सिर्फ आर का फैक्टर होता है 0, और आर के अक्रॉस पावर मैक्सिमम। पहला तो सही है, पहला फॉल्स, ये गलत हो गया, दोनों ट्रू अभी देखते हैं, ये ट्रू ये फॉल्स, तो दूसरा या तीसरे में से कोई होगा। मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में फेज आपका 0 हो जाता है और कॉस 0 1 हो जाएगा। और पावर जो होता है ना बच्चों, पावर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई। एक बार आप हमारी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज देखें, वहाँ आपको ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 कह रहे हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका रजिस्टर का, जिसमें रेजिस्टेंस दिया है भाई, आर की वैल्यू आपको दी है 100 ओम दे रखी है, इंडक्टेंस दिया है आपको 1 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया है 6.25 10⁻⁻6, और कह रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। बच्चों में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना बच्चों को बोर्ड में करवाता हूँ, आप सोच लीजिए आप कितने सरल क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये रहा, तो सबकी वैल्यू पुट करिए और आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है, कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ई इक्वल टू इतना, कह रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है,
आई मैक्स कैपेसिटर में या किसी के भी अक्रॉस जो करंट होगी वो हमारी कितनी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पीक वैल्यू उठाना पड़ेगा, पीक वैल्यू, ठीक है। और जो भी है, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर यूज़ कर लीजिए, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्या कैपेसिटिव यूज़ कीजिए, अगर इंडक्टर है तो एक्सएल यूज़ करिए। तो यहाँ पे तो कैपेसिटर है, तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वी नॉट बाई एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू जो होती है 1/ओमेगा सी, तो वो ऊपर पहुँच जाएंगे इतने। तो 36 दिया है आपको, आगे वाला पार्ट ये पीक वैल्यू होता है। ओमेगा आपको यहाँ पर दिया है, देखो 2 पाई दिया है ना, 2 पाई टी, ऐसे ये जो रिलेशन होता है आपका ये होता है साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 पाई। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स होती हैं। सी कितना दिया है, 150 माइक्रो फेरेड। 15 और इसको सॉल्व करेंगे, 0 पाई के टर्म में तो ये है नहीं। 1 मिनट कैलकुलेट ही कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। ये आया आपका, आएगा 2 एम्पियर, 2। आगे अब ये क्वेश्चन आया था, इसमें कह रहे थे कि एसी जनरेटर बताइए क्या होगा। तो एसी जनरेटर जो है वो आपका ईएम इंडक्शन पे बेस्ड है। ट्रांसफार्मर जो है आपका वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देता है क्वालिटी फैक्टर, और जो रेजोनेंस अगर होगा वो जब हमारा एल और सी होगा तब होगा। अगला अगला जो ये क्वेश्चन है ये इस साल का नहीं है, ये पहले आया था। अब इसमें ऐसा लिखा था कि मेटल डिटेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, मेटल डिटेक्टर रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, और जो रेजोनेंस है आपकी, जो रेजोनेंस कंडीशन है, ये जो शार्पनेस है ये क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात भी आप दिमाग में रखना। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 2 ही थे इसमें, बाकी नहीं थे। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर। तो सीरीज एलसीआर को करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना, अलग स्लाइड में बता देता हूँ। जितने भी सीरीज एलसीआर सर्किट आपके पास आएंगे उसके लिए ये मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे सोचिए ये आपका एल है, ये आपका सी है, और ये आपका आर है। अब इसमें बच्चों होता क्या है, एल सी आर के कंडीशन में एक वर्ड आएगा इम्पीडेंस। तो जब भी इम्पीडेंस निकालोगे तो वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अगर आपको निकालना है इसमें करंट, अब करंट की चाहे पीक वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है तो ई नॉट बाई जेड करेंगे। आई आर एम एस निकालनी है तो वो भी आप वी आर एम एस बाई जेड करेंगे, ठीक है जी। चलिए फेज जो यहाँ पे होता है 10 फाई, वो होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, और ये अगर एक्स सी एक्स एल के बराबर हो गया तो इसको रेजोनेंस कहते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन में आपका इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, पावर मैक्सिमम होती है, और ये पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो है कॉस फाइव वो 1 हो जाएगा, फेज आपका 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, जैसे कभी एल सी दे देता है, कभी आर सी दे देता है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उनको हटाते जाइए जो नहीं है। जैसे एल सी पूछेगा तो आर हटा दीजिए, अगर एल आर पूछेगा तो एक्स सी हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको सोर्स दिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है यहाँ पर आपको एक वोल्टेज दिया रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया है आपको सर्किट कंटेनर आर दिया है, इंडक्टर भी दिया है एक्सएल। तो कह रहे हैं कि हमारा कैपेसिटर्स नीडेड टू मैक्सिमम एवरेज रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड। तो कितना मैक्सिमम जो कैपेसिटर की वैल्यू है कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, द कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नीड टू बी मैक्सिमाइज द एवरेज रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है समझ रहे हैं आप, पावर। तो मैक्सिमम पावर कब होगी, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस क्या कंडीशन क्या है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, तो ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर एल।
ईजिली सारी वैल्यू पुट करो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो वैल्यू है नॉर्मली एक्सएल दिया है हमको ना, और कुछ तो दिया नहीं है, तो आप क्या करिए ओमेगा की वैल्यू रखिए 2 पाई एफ और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आप इसको खुद करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अब देखो यहाँ पर पूरा दे दिया है और इंडक्टर भी दिया है, कहने कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए कोई। ये जेई का क्वेश्चन है, सोचिए कितना लेवल गिर गया जेई का। जेई का पिछले सालों में काफ़ी लेवल गिर गया है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ओमेगा टी तो ओमेगा हो गया 628 और एल हो गया 5 × 10⁻³ ठीक है, तो सॉल्व करिए। 8 पंजे 40, 5 दूना 10, 4 14, 6 पंजे 30 और 1 35। ठीक आ रहा ना। ओमेगा एल एक्सएल ही निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 620 और ये हो गया 5 × 10⁻³ तो 8 पंजे 40, 4 कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। 8 पंजे 40, 4 5 10 4 14, 6 पंजे 30 और 1 31 होगा ये, सॉरी 31 × 10⁻³ तो 3 डिजिट बार लगाइए, 1 2 3 तो 3.14। कोई क्वेश्चन है बताइए आप ये। अब अगला क्वेश्चन 11 देखिए क्या कह रहे हैं। एक एलसीआर सर्किट है, आर दिया है, एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, इनपुट इतना है कह रहा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैंने अभी भी बताया आपको, आई नॉट कैसे निकालोगे, वी नॉट बाई जेड, और जेड कैसे निकालोगे। इससे टफ तो नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चन भैया, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आर आपको दिया है 80 तो 80 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी मतलब एक्सएल कितना है 100, 100 में से 40 घटाओगे 60 तो 60 का स्क्वायर। तो ये आता है हम आपका 80 का 6 3 100 आ जाएगा, 100 ओम। ठीक है, और वी नॉट कितना है 2500/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर आ गया 25। तो इम्पीडेंस कितना आएगा 25 ओम। 12 क्वेश्चन है, एन इंडक्टर है, इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, रजिस्टर दिया है, कनेक्ट इन सीरीज इतने से, करंट इन फेज विद ईएमएफ, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इतना, तो एक्स की वैल्यू निकालिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन में करना क्या है, आई आर एम एस जो होता है हमारा, जब भी पीक वैल्यू नहीं लिखी है ना एसी के क्वेश्चन में या डेटा नहीं दिया है तो उसको आर एम एस ही लेना। ठीक है, अब यहाँ पर वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आपको जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड में क्या कह रहा है देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं कि इन सीरीज एसी इफ द करंट इन अ फेज विद ईएमएफ, क्या लिखा है यहाँ पे, करंट अगर फेज में है ईएमएफ में, और ये ऐसा कब होता है जब रेजुरेंस है। तो रेजुरेंस कंडीशन में जेड कितना हो जाता है आर, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी आर है 20, और वी आर एम एस कितना हो जाएगा 220, जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 11 आ गया। और आपसे पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू √2, तो ये हो जाएगा 11√2, और आंसर तो पूरा रूट के अंदर है तो 11 को अंदर भेजोगे तो अंदर भेजना पड़ेगा 121 × 2, तो आंसर आ जाएगा 242। देखो हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखना, पीक वैल्यू लिखी रहेगी तो आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, कुछ भी नहीं लिखा है अगर तो आई आर एम एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसी के लिए। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं कि इन द गिवन सर्किट, 13 कैसे दिया है देखो। अब देखो आपको ना ये दे के दे रहे हैं क्वेश्चन कि भाई तुम कर दो यार। ये दिया है एक्सएल, ये दिया है एक्ससी, और ये दिया है रजिस्टर। और पहले से ऐसा होता था कि एल दिया रहता था, सी दिया रहता था, और आपको निकालना होता था एक्ससी और एक्सएल। अब वो ज़माना गया, ये आपको दिया है, और यहाँ पर ये दिया है 200√2 और इसके सामने लिखा है वी आर एम एस। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आई आर एम एस कितना होगा। तो भैया कई बार बता चुका हूँ, आई आर एम एस जो होगा हमारा वो होगा वी आर एम एस ओवर जेड, और वी आर एम एस है 200/√2। अब आपको जेड ही तो निकालना है, जेड क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 10 100 का स्क्वायर, और प्लस एक्सएल 200, 200 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे, अच्छा 100 है, सॉरी एक्सएल हमारा 100 है, ये भी 100 है, ये क्वेश्चन में दिया था तो ये भी 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100√2, 100√2 में √2 को ले डूबे तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन
कह रहे हैं कि इन अ सीरीज एल आर विद एक्सएल इक्वल टू आर पावर फैक्टर इज P1। देखो पावर फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये आना चाहिए, कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड। अब कह रहे हैं कि एल आर सर्किट, तो एल आर सर्किट में केस वन में जो जेड हो जाएगा, एल आर है ना तो दोनों लिख लो, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो केस वन क्या करें, अगर एक्स एल इक्वल टू आर है तो पावर फैक्टर P1 है, तो मतलब P1 की जो वैल्यू है वो है आर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो आर बाई रूट टू आर, और ये हो जाएगा 1/√2। इसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ कैपेसिटर ऑफ सी एक्स इक्वल टू एल, देखो एक्स इक्वल टू एल मतलब रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस कंडीशन में जेड भी आर हो जाता है, तो आर और आर कट गए तो 1, तो इसका रेशियो निकालो, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/√2। रूट वैसे भी एक ही में है। आगे है 15 क्वेश्चन, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, आपको अब एल दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, मतलब एल आर सर्किट है, इज़ अ वेरिएबल कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, द वैल्यू ऑफ फॉर इज द मैक्सिमम करंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम करंट, अगर आप याद रखना मैक्सिमम करंट लिखा है, अगर आपका जेड मिनिमम लिखा है, अगर आपका ई फेज विद आई लिखा है, अगर आपका रेजोनेंस लिखा है, ये सब का मतलब एक ही है। अगर आपका पावर मैक्स लिखा है वो भी एलसीआर का, तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, ज़्यादा जेड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब होगा तो आपका जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√LC, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC। तो भैया फ्रिक्वेंसी रख दीजिए और नॉर्मल सा कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर करना पड़ेगा 4π²L/f², सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है, एक एलसीआर सर्किट है भैया जी, और ये कनेक्ट कर रहे हैं इतने से इतना ये दिया है, और कंटेन रजिस्टर दिया है, इंडक्टिव एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, तो पावर फैक्टर, तो भैया फिर वही बात, देखो सब एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आर बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि तीनों हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये रूट में, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 130 में से अगर आप 70 घटाओगे 60, अभी भी हमने किया था, और 80 और 60 का कॉम्बिनेशन हर बार आता है, 80-60 का कॉम्बिनेशन मतलब 10, ठीक है, और आर आ जाएगा ऊपर 80, तो आंसर आ जाएगा 8। तो आपसे पूछा क्या है लेकिन, अच्छा 8/10 आएगा ना, गलत हो रहा है कुछ, आर आपको कितना दिया है 80, और नीचे 100 आएगा, क्योंकि 80 का 6400 और उसका आपका आ जाएगा 6 का 36, 10, हाँ ठीक है, तो आर एक्स की वैल्यू 8 आ गई। 17 क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि एक एलसीआर सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस आपको दिया है भैया, कैपेसिटेंस के बाद रेजिस्टेंस भी दिया है, कनेक्ट टू एसी सर्किट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, देखो फिर वही आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब वही एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, और उसमें जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√LC, मतलब रेजोनेंस कंडीशन, एफ हो जाएगा आपका 1/2π√LC, और आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में भी, फॉर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालना है। अभी इंडक्टेंस निकालना है तो एल इधर भेजो स्क्वायर करके, तो हो जाएगा 2 की जगह 2 4 हो जाएगा, 4π²F²C, सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया था 10 मिली हेनरी। 18 क्वेश्चन आपका, और 18 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंडक्टर है, ठीक है, और इसमें एक रजिस्टर है ये, उसके बाद आप देखेंगे एक रजिस्टर इसमें ऐसे है आर, एक रजिस्टर ये रहा आर, और इस रजिस्टर में फिर एक इंडक्टर भी है एल, लास्ट में हमने इसमें एक बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट के बाद एक की है ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिकल है जिसमें R1 12 है और 2 आइडेंटिकल इंडक्टर ऑफ सेल्फ, ये सेल्फ है सेल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी कनेक्टेड टू आइडियल। अब इसमें देखो क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर, जस्ट नहीं लॉन्ग आफ्टर, लॉन्ग आफ्टर मतलब जब भी वर्ड लिखे हुए आते हैं
लॉन्ग आफ्टर, तो लॉन्ग आफ्टर में जो हमारा रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो आपका 0 के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे इंडक्टर हैं आप वायर से रिप्लेस करोगे। अगर आता है जस्ट, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट क्लोजिंग स्विच, जस्ट क्लोजिंग स्विच आएगा तो आपका इंडक्टर हटा दो, एल को ओपन कर दो, हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है लॉन्ग आफ्टर, तो लॉन्ग आफ्टर मतलब इस इंडक्टर को भूल के एक वायर बना दो, इसको भी वायर बना दो। अब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, R/3 मतलब 12/3 4 ओम आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है करंट, तो करंट हो जाएगा 12/4, आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 सर्किट दिए हैं आपको। पहला ये 10 ओम रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और अच्छा 10 ओम नहीं, दूसरा है इसमें ये एक एल दिया है आपको 3 हेनरी, और एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है। तो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर का आपको फॉर्मूला तो अभी तक मैंने कई बार बता दिया है। अब ये 1/R और L/C होता है, और जो बैंडविड्थ होती है क्वालिटी फैक्टर में उसका फॉर्मूला होता है R/L। आपने देखा होगा ऐसे करके उसका जो ये सर्किट होता है, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट R/12, तो बैंडविड्थ में R/L, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप 1/R रखेंगे इसमें, ठीक है, ये R की वैल्यू है और ये L की है, इसको रखिए, तो 1/R मतलब 10, और रूट के अंदर L हो गया 3 हेनरी, और C जो है L/C जो है, C दिया है, C नहीं दिया है, तो कुछ मिस्टेक हो रही लग रहा क्वेश्चन में। 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ कि सच में कोई मिस्टेक्स है या नहीं, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर होता है 1/R रूट L/C होता है। तो अब L तो हमें यहाँ दिया है, R भी दिया है, क्या पता C भी दिया हो। जो क्वेश्चन मैंने नोट किया है उसमें मैं C लिखना भूल गया हूँ। तो 1 मिनट, लेट मी चेक बच्चों। हाँ C है इसमें, C की जो वैल्यू दी है वो 27 माइक्रोफेरेड है, तभी मैं कह रहा हूँ कैसे गलती हो रही है। तो C हो जाएगा 27 × 10⁻⁻6, और ये जो 3 है ये तो 3 है नॉर्मली, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 3 से 9 ये 3 आ जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100/3 आ जाएगा। और बैंडविड्थ की वैल्यू करें तो R/L, R की वैल्यू दी है आपको, ये हो जाएगा 10/3, दोनों का रेशियो करो, 3 से 3 कट गया, आंसर 10 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, 20 क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि एक LC सर्किट है जिसमें इतना हमारा ये हेनरी दिया है, तो ये L है, और इंडक्टर इतना हमारा कैपेसिटर है। कह रहे हैं कि इफ़ मैक्सिमम चार्ज टू द कैपेसिटर इतना, अगर मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर में ट्रांसफ़र है वो इतना है, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज होता है उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चार्ज, जितना भी आपके इंडक्टर की एनर्जी है 12LI², वो आपके कैपेसिटर की एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम की कंडीशन ही यही होती है। तो यहाँ से आप क्या करिए, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, Q²/LC, और ये रूट में। ठीक है, अब इसमें चार्ज दिया है, हाँ दिया है, चार्ज की वैल्यू रखो, L की रखो, C की रखो, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा रूट Q है आपका 2.7 का स्क्वायर, और ये -6 है तो 10⁻⁻12, और अपॉन में L जो है, L है आपका 75, तो 75 × 10⁻³ एंड C है आपका 1.2 10⁻⁻6। सॉल्व करिए इसको, देखिए मैं ये तो कट गए पावर,
अब 75, तो ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 9 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन एलसी ऑसिलेटर इफ़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकम्स ट्वाइस एंड 8 टाइम रेस्पेक्टिवली देन द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो एलसी ऑसिलेटर की होती है वही रेजोनेंस की ही बराबर होती है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि अगर इंडक्टर 2 टाइम्स है और कैपेसिटर 8 टाइम्स है तो कितनी हो जाएगी। तो 8 दूना 16, 16 मतलब ये आ जाएगा 16 का आगे बाहर 4, तो जो नई आपकी बन के आ जाएगी 4√LC हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये हमारी 1/√LC है ये पुराने वाले की 1/4 हो जाएगी। तो पूछ क्या रहे हैं, अगर इनिशियल ओमेगा नॉट है, अच्छा इनिशियल ओमेगा नॉट है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स टाइम से कह रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स है क्या, अच्छा ओमेगा टाइम्स, तो एक्स हो जाएगा 4। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का भी आया था। कह रहे हैं कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जो प्योरली रेजिस्टिव है, लोड उसका इतना है प्राइमरी साइड, इट सप्लाई द एनर्जी टू अ नंबर ऑफ एट इतना, द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन अ हाउस बाय इतना, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में पूछा था, तो सिंपल सी बात है, आपको पावर पी दे रखी है और वो कितनी दी है 60 × 10³ वॉट, और सेकेंडरी का आपको क्या दिया है 120 वोल्ट। तो जो पावर डिलीवर होगी, इसकी जो पावर डिलीवर होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 कॉइल का नहीं दिया है ना, एक ही का दिया है, सेकेंडरी पे लगा दो। तो ये हो गया आपका 60 × 10³ इक्वल टू 120 × 120, और आर एस की वैल्यू आप रख लो आर एस, क्योंकि हमें आर एस ही तो निकालना है। आइडियली होता क्या है, अगर आपको दोनों दी रहती ना तो पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट करना था, तो उसमें क्या करते हैं वी सेकेंडरी और आई सेकेंडरी इक्वल टू वी प्राइमरी आई प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के बारे में दी ही नहीं है बात, कह रहे हैं कि इतनी पावर दे रहा है, मतलब सेकेंडरी की पावर दे रखी थी और सेकेंडरी का वोल्टेज भी दिया था, जो वोल्टेज है ना 120 ये भी दिया था, तो आपको आर एस निकालना था, तो निकाल लो आर एस। तो ये 60 से कट गया 2 बार, 2 बार, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 60 240 10⁻³ तो ये आप कह सकते हैं 240 ओम। मैं सबसे कह रहा हूँ यहाँ पर यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, आपको यूनिट सही से करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फिगर दिया है आपको, एक ये दिया है और ये फिगर ऐसा है कि ये 40 ओम है भैया, और ये आपका 220/50 हर्ट्स है, और ये पहला है जिसको वो ए कह रहे हैं, और दूसरा जो सर्किट है उसमें ये 40 है, और ये जो है आपका इंडक्टर वो 50 है, 50 mH, और कैपेसिटर है 0.5 म्यू एफ, और इस पर एक बैटरी लगाई है सेम जैसे ऊपर लगा रखी है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आरएमएस करंट किस में ज़्यादा होगी, तो पहले वाले में तो एक ही है तो जेड कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस 220/जेड आर 40, तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, इसमें जो इसकी वैल्यू है 40 आई, तो V0/जेड कर दिया। अब इसमें जेड निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें जेड आप देखेंगे ये 40 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ से देखो ये आपका XL-XC का स्क्वायर है। अब इसको कुछ करके जो भी आएगा कुछ पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 40 से तो ज़्यादा ही आएगा ना आंसर, तो जेड हमारा इससे ज़्यादा हो रहा है। अगर जेड ज़्यादा होगा तो आई इक्वल टू V/जेड, अगर जेड आपका ज़्यादा होगा तो आई कम होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में जो करंट होगी वो क्या होगी, वो आपकी ए से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ए क्या 40 है ना, अगर इसमें 40 से कम आता है इम्पीडेंस तब हम कहते कि इसमें करंट ज़्यादा होगी, लेकिन इसका 40 से ज़्यादा ही आएगा। क्यों, ये 40 का स्क्वायर है और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये थोड़ा कम आएगा, चाहे तो आप सॉल्व कर लेना। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा कि आर एम एस करेंट इन द सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन ए, क्योंकि जेड जो फर्स्ट में है वो ज़्यादा है, सेकंड में ज़्यादा है, फर्स्ट में कम है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के कुछ क्वेश्चंस, और आई होप आपने मज़े किए होंगे इन क्वेश्चनों में, एंजॉय किया होगा और आपको ये पता लगा होगा कि
आपकी गलती कहाँ पर है, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें वो कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या कंसेप्ट चाहिए या थ्योरी चाहिए, आप हमें कमेंट करिएगा, हम बहुत जल्दी उसमें काम करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और विशिंग ऑल द बेस्ट।